Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. बच्चों आज इस वीडियो में हम क्लास 8 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। हमारा संविधान एक रिटन डॉक्यूमेंट है, इनफैक्ट वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, किस तरीके से उसको वर्क करना है, सभी पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी गई है गवर्नमेंट की और यहाँ पर रहने वाले लोगों की भी, जैसे कि एज अ सिटीजन आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स है तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। ओके, सो डिटेल में हम लोग चैप्टर में रीड करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विद फुटबॉल। ये चैप्टर हम लोग फुटबॉल से शुरू करेंगे। अ गेम मैनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली हर्ड ऑफ और इवन प्लेड। एक गेम जिसके बारे में आप में से कई लोगों ने सुना होगा, खेला भी होगा। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, दिस इज अ गेम दैट इन्वॉल्व द प्लेयर्स फीट, कि इसमें प्लेयर के फीट इन्वॉल्व होते हैं, पैरों से ये खेला जाता है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल के रूल्स के अकॉर्डिंग, इफ द बॉल टचेज द आर्म ऑफ एनी प्लेयर एक्सेप्ट द गोलकीपर, गोलकीपर के अलावा अगर किसी भी प्लेयर के हाथ से बॉल टच होती है देन दिस इज कंसिडर्ड अ फाउल, तो वो एक फाउल माना जाता है। सो इफ प्लेयर्स स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड्स एंड पासिंग इट अराउंड, तो प्लेयर्स अगर हाथ से फुटबॉल को इधर उधर पास करना शुरू कर दें देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर। तो आप कहेंगे अब ये फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि वो बेसिक जो रूल है उसको ही ब्रेक कर रहे हैं। सिमिलरली अदर गेम्स सच एज हॉकी और क्रिकेट ऑल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड। तो बाकी के जो गेम्स हैं उनमें भी उनके रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो खेले जाते हैं। ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प्स डिफाइन द गेम, और इन्हीं से ही गेम की डेफिनेशन है, एंड हेल्प्स अस डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर। और ये हेल्प करते हैं हमारी कि हम गेम्स को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, उनमें फ़र्क कर पाएँ। एज दीज आर फंडामेंटल टू द गेम, क्योंकि ये गेम के फंडामेंटल है, उनकी नींव है, वी कैन ऑल्सो कॉल देम द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल ऑफ द गेम। तो हम उन्हें कॉन्स्टिट्यूटिव रूल भी बोल सकते हैं, बेसिक रूल्स हैं ये, इन्हीं से ही जो गेम है वो डिफरेंट बना है, स्टैब्लिश हुआ है। लाइक दीज गेम्स अ सोसाइटी ऑल्सो हैव कॉन्स्टिट्यूटिव रूल दैट मेक इट वॉट इट इज़ एंड डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़। तो गेम्स की तरह सोसाइटीज़ के भी कुछ रूल होते हैं जो इसे बनाते हैं और बाकियों से इसे डिफरेंट अलग करते हैं। इन लार्ज सोसाइटीज़ इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल लिव टुगेदर, और अगर हम एक बड़ी सोसाइटी की बात करें जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू कंसेंसस। ये रूल्स बनते हैं कंसेंसस से, सबकी सहमति से। एंड इन मॉडर्न कंट्रीज दीज कंसेंसस यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, और जो कंट्रीज़ हैं, मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, उनमें ये कंसेंसस रिटन फॉर्म में लिखे होते हैं कि ये रूल्स हैं, इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी चलेगी। अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और वो रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें कि ये रूल्स लिखे हुए हैं उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट है, एक बुक है जिसमें बताया गया है कि सोसाइटी, देश जो है वो कैसे रन करेगा। वी हैव लुक्ड एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लास 6th and 7th इन आर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक। आपकी सिविक्स की बुक में आप 6th और 7th में भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। Have you ever wondered why we need a constitution or been curious about how the constitution got written or who wrote it? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, किसने इसको लिखा, क्यों ये लिखा गया? In this chapter we will discuss both these issues and also look at the key features of constitution of Indian constitution. तो इस बुक में हम लोग ये जो इश्यूज़ हैं इनको डिस्कस करेंगे और बाकी जो की फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उनको भी देखेंगे। ईच ऑफ दीज फीचर्स इज क्रूशियल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड सम ऑफ दीज विल बी द फोकस ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स इन दिस बुक। ये सभी हमारे देश की वर्किंग में बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाले कुछ चैप्टर के जो फोकस पॉइंट है वो भी ये फंडामेंटल रूल्स ही रहेंगे। वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आजकल दुनिया के ज़्यादातर देशों में कॉन्स्टिट्यूशन है। While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो मतलब कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है। कहने का मतलब है ओलिगार्की में या फिर मोनार्की में भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पजेस, कुछ पर्पज़ को ये सर्व करता है। सबसे पहले तो it lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in.
ये कुछ ऐसे आइडियल, कुछ ऐसे आदर्शों पर बेस्ड है जिसमें कि वहाँ के रहने वाले जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, वो उसमें रहना चाहते हो, जिन आदर्शों को वो मानते हो वही उसमें लिखे होते हैं। और पुट अनदर वे, अगर इस बात को हम दूसरे तरीके से कहें, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज। कॉन्स्टिट्यूशन से ही आपको पता लग जाता है कि यहाँ की सोसाइटी कैसी है। A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. So एक देश में बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। इंडिया को अगर हम देखें, यहाँ पर तो डाइवर्स ग्रुप है, लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, तो उन सभी के बिलीव्स अलग होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि किसी एक इशू पर वो अग्री करें। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाए, क्योंकि कहा भी गया है कि ये कंसेंसस से बनेगा, जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनकी सहमति से बनेगा। So a constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in the country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऐसे रूल्स प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं जिस पर कि वहाँ पर रहने वाले लोग सभी अग्री करें कि हाँ, इनके अकॉर्डिंग ही, इन नियमों के और इन जो कानून है इनके अकॉर्डिंग ही देश को गवर्न किया जाना चाहिए। This includes not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold. अब लोग चाहे कितने भी अलग अलग कम्युनिटीज से बिलोंग करें, किसी भी अलग रिलीजन को, धर्म को मानते हो, कुछ बेसिक आइडियल्स होते हैं लाइफ के, कुछ आदर्श होते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसमें सिर्फ टाइप ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं होती कि यहाँ पर डेमोक्रेसी होगी या फिर यहाँ पर मोनार्की होगी, उसमें कुछ आइडियल्स भी होते हैं, कुछ बेसिक आदर्श होते हैं जिन पर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो बेस्ड होता है। जैसे कि प्रियम्बल में लिखा गया है कि जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया को, सभी इंडिया में सभी को जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, सभी को लिबर्टी यानी कि फ्री होंगे, सभी फ्रैटर्निटी, भाईचारे की भावना से रहेंगे, और इक्वालिटी, ये सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। इसमें कोई भी गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। अब जितनी भी कम्युनिटीज़ है वो इन सब में तो मानती होगी, कोई भी धर्म तो ये नहीं सिखाता कि नहीं, इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, लोगों को अनइक्वली ट्रीट करना चाहिए, किसी को न्याय नहीं मिलना चाहिए। ओके, सो कुछ बेसिक जो आइडियल्स हैं उनको ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिस पर वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों ने उस टाइम पर अग्री किया। क्लियर? नेक्स्ट, एक सेकेंड। In 1934, the Indian National Congress made the demand for Constituent Assembly. 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहले डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक रहा था? 1939 टू 1945 तक। दिस असर्शन फॉर एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म ओनली ऑफ इंडियंस गेन मोमेंटम। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जिसमें कि सिर्फ इंडियंस ही थे, इसने मोमेंटम पकड़ा, एंड दिस वाज कन्वीन्ड इन दिसंबर 1946। और 1946 में फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हमारी। द फोटो ऑन पेज 2 शोज सम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पेज नंबर 2 पर आपको एक फोटो भी दी हुई है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स आपको दिखाए गए हैं, ये देखिए। सो बिटवीन दिसंबर 1946 जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी एंड नवंबर 1949 जब उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का काम कंप्लीट किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। इस टाइम पर उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, आज़ाद भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लास्ट। फाइनली हम फ्री थे अपनी डेस्टिनी को शेप करने के लिए, अपना जो फ्यूचर है, हमारे भविष्य को तय करने के लिए, आफ्टर 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। आखिरकार 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल के बाद द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप्रोच दिस टास्क विद द ग्रेट आइडियलिज्म दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड हेल्प्ड प्रोड्यूस। तो जितने भी मेंबर्स थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो इस टास्क को कर रहे थे ग्रेट आइडियलिज्म के साथ, बहुत जो उनके महान आदर्श थे उनके साथ, आदर्शों के साथ, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल ने उन्हें सिखाए थे। यू विल रीड मोर अबाउट द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेटर इन दिस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी और क्या क्या काम किए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। द फोटो अलॉन्ग साइड, ये जो फोटो आपको दी है, शोज प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू, वो एड्रेस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ये उसकी एक पिक्चर है। ओके, द कंट्री ऑफ नेपाल हैज़ विटनेस सेवरल पीपल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। नेपाल ने भी लोगों के स्ट्रगल को, उनके संघर्षों को देखा है डेमोक्रेसी के लिए। देयर वॉज ए पीपल स्ट्रगल इन 1990 दैट स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। 1990 में एक स्ट्रगल हुआ जिसके बाद वहाँ पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई, यानी कि नेपाल एक लोकतांत्रिक देश बन गया था। दैट लास्टेड फॉर 12 ईयर्स अंटिल 2002। लेकिन ये सिर्फ 12 साल ही चला।
2002 में फिर से मोनार्की आई, फिर से वहाँ पर किंगशिप, राजा का रूल होने लगा। तो हुआ क्या, इन अक्टूबर 2002 द किंग ज्ञानेंद्र साइटिंग द माओइस्ट अपराइजिंग इन द कंट्री साइड एज हिज रीजन, वहाँ के जो राजा थे ज्ञानेंद्र, उन्होंने माओइस्ट अपराइजिंग का बहाना बनाया कि माओइस्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एंड ही बिगैन टेकिंग ओवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विद द आर्मी असिस्टेंस, क्योंकि आर्मी किंग के अंडर में होती थी तो उनकी हेल्प से वन बाय वन जो गवर्नमेंट की पावर्स थी उनको टेक ओवर करना शुरू कर दिया। द किंग देन फाइनली टुक ओवर एज हेड ऑफ गवर्नमेंट इन February 2005 में फाइनली सभी पावर उनको मिल गए, वो हेड बन गए गवर्नमेंट के। इन November 2005 द माओइस्ट ज्वाइन अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू साइन 12 पॉइंट अग्रीमेंट, तो जो माओइस्ट थे वहाँ के उन्होंने बाकी पार्टीज को ज्वाइन किया और 12 पॉइंट अग्रीमेंट, 12 पॉइंट्स पर समझौता हुआ उनके बीच में। दिस अग्रीमेंट सिग्नल टू द लार्जर पब्लिक एंड इमिनेंट रिटर्न टू डेमोक्रेसी एंड पीस, तो लोगों को ऐसा लगा इस अग्रीमेंट से, समझौते से, कि शायद अभी डेमोक्रेसी एंड पीस बहुत इमिनेंट, बहुत पास में है, वापस आने वाली है। इन 2006 दिस पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगैन गेनिंग इमेंस फोर्स, तो 2006 में लोगों का जो मूवमेंट था, आंदोलन था डेमोक्रेसी के लिए, वो बहुत जोर शोर से शुरू हो गया। इट रिपीटेडली रिफ्यूज द स्मॉल कंसेशन दैट द किंग मेड, तो किंग उनको छोटे छोटे कंसेशन दे रहा था लोगों को, लेकिन उन्होंने बार बार उसको रिफ्यूज़ किया, मना कर दिया और कहा कि उन्हें कंप्लीट डेमोक्रेसी ही चाहिए। एंड फाइनली इन April 2006, यानी कि ऑलमोस्ट एक साल ही उनकी गवर्नमेंट चली राजा की, April 2006 में द किंग रिस्टोर्ड द थर्ड पार्लियामेंट को उन्होंने रिस्टोर किया एंड आस्क्ड द पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज को कहा कि गवर्नमेंट फॉर्म कर लीजिए। इन 2008 नेपाल बिकेम ए डेमोक्रेसी आफ्टर अबॉलिशिंग द मोनार्की, मोनार्की को कम्प्लीटली अबॉलिश करके नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। द अबव फोटोज शो सीन्स फ्रॉम द पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन 2006, ये दो फोटोज आपको दी है 2006 में जो लोगों का मूवमेंट था उसकी। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन इन द recent हिस्ट्री ऑफ नेपाल, अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया टू द नॉर्थ। नेपाल कहाँ पर सिचुएटेड है ये आप जानते हैं, इंडिया के नॉर्थ में एक कंट्री है। तो वहाँ पर रिसेंट हिस्ट्री में जो दो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन हुई है एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट, अब हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। अंटिल रिसेंट टाइम्स तक ही नेपाल वॉज अ मोनार्की, वहाँ पर मोनार्की थी। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग, तो 1990 में जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें ये लिखा गया था कि फाइनल जो अथॉरिटी है वो राजा के पास है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन तो था, संविधान था, लेकिन जो गवर्नमेंट बनी है, लोगों ने जिसको चूज किया उसके पास पावर नहीं थी, पावर अभी भी किंग के पास ही थी। सो अ पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डेकेड, कुछ दशकों तक वो लड़ते, डेकेड मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, वहाँ पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए लोगों ने लड़ाई की, मूवमेंट्स किए। एंड फाइनली 2006 में दे फाइनली सक्सीडेड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर्स ऑफ द किंग, 2006 में वो फाइनली सक्सीड हुए, सक्सेसफुल हुए कि किंग की पावर को वहाँ पर एंड किया गया, ख़त्म किया गया। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू स्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी, अब लोगों को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था। द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन, 1990 में जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था, पहली डेमोक्रेसी के बाद, लोग अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चाहते थे। उसका क्या रीज़न था? इज़ बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री दे वांट नेपाल टू बी, कि नेपाल जैसा देश उनको चाहिए उसके उन आदर्शों पर वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। वो चाहते थे कि राजा की पावर खत्म हो, अल्टीमेट पावर उस गवर्नमेंट के पास आए जो लोगों ने चूज़ की है, जबकि उस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था, वहाँ पर पावर सभी किंग के पास थी। एंड दैट दे हैव फॉट फॉर, तो जिसके लिए वो लड़े हैं, जिस पावर के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर, जैसे फुटबॉल के गेम में अगर आप उसका बेसिक रूल ही चेंज कर दे, वो बाई फुट की, वो पैरों से खेला जाता है, तो पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। नेपाल बाई मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि नेपाल भी मोनार्की से अभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आ रहा था, सो नीड टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल इन ऑर्डर टू अशर टू अ न्यू सोसाइटी, तो वो चाहते थे कि सभी जो उनके कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन सबको चेंज किया जाए, तभी तो वो कंप्लीट गवर्नमेंट चेंज होगी और वो एक नई सोसाइटी में बना पाएंगे, नई सोसाइटी को। दिस इज वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। 2015 में फाइनली वहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अडॉप्ट किया। द कैप्शन अलॉन्गसाइड इलैबोरेट नेपाल स्ट्रगल फॉर द डेमोक्रेसी, हम पढ़ चुके हैं कि लोगों ने किस तरीके से स्ट्रगल किया डेमोक्रेसी के लिए। The second important purpose of the constitution is to define the nature of country's political system.
एक और जो इम्पॉर्टेंट पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है कि यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम किस टाइप का होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि नेपाल का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, स्टेटेड दैट कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग। उसमें लिखा गया था कि कंट्री को जो है वो किंग रूल करेगा, और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और वो देश जहाँ पर जिन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, और पॉलिटी द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन laying out certain important guidelines that govern decision making within the societies। तो जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर अल्टीमेट जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो लोगों के पास है, भले ही वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करते उसमें, लेकिन वो गवर्नमेंट को चूज करते हैं वोट कास्ट करके, और फाइनली वो उनके लिए रूल्स बनाती है। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्साइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आर बिहाफ। तो डेमोक्रेसी में हम अपने लीडर्स को चूज करते हैं जो कि उनकी पावर को यूज करते हैं रिस्पॉन्सिबली हमारे बिहाफ पर। हाउएवर, जबकि देर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी। हमेशा ही पॉसिबिलिटी रहती है कि हो सकता है वो अपनी जो अथॉरिटी उन्हें मिली है, जो पावर उन्हें मिली है, उसको मिसयूज करे। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इससे सेफ गार्ड करता है, हमें बचाता है। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लास सिचुएशन बिलो। नीचे आपको एक क्लास सिचुएशन दी हुई है कि कैसे अथॉरिटी के मिसयूज से इनजस्टिस हो सकता है, अन्याय हो सकता है किसी के साथ। सुरेश इज द क्लास मॉनिटर। सुरेश क्लास का मॉनिटर है एंड ही इज अ बुली। वो बुली है, बच्चों को परेशान करता है। हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम। बच्चे भी उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते। मिसेज राव जो कि उनकी क्लास टीचर है, उन्हें क्लास को लीव करना पड़ता है ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क। तो वो कहती है सुरेश को कि क्लास को माइंड कराना। नाउ सुरेश स्टार्ट स्पीकिंग ऑन अनिल। वो अनिल को परेशान करने लगता है और कहता है, ये सुरेश है, अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू मिसेज राव। आज मैं तुम्हारी शिकायत मिसेज राव से लगाऊंगा। बट व्हाट हैव आई डन? लेकिन मैंने किया क्या है? व्हेन मिसेज राव रिटर्न्स टू क्लास, जब मिसेज राव वापस आती है तो अनिल कहता है, मैम व्हाइल यू वर अवे, जब आप बाहर गई थी, अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली। अनिल जोर से बातें कर रहा था, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और मेरी बात सुन नहीं रहा था। तो मिसेज राव कहती है, अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे। आज तुम्हें स्कूल के बाद रुकना होगा। एंड राइट आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम्स। और 100 टाइम्स तुम लिखोगे कि मैं क्लास मॉनिटर को डिसओबे नहीं करूँगा, उनकी बात सुनूंगा, उनको तंग नहीं करूँगा। बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग। अभी अनिल कह रहा है कि बट मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हमने देखा कि जो मॉनिटर है क्लास का, वो उसको जो पावर मिली है उसको मिसयूज़ कर रहा है अपने पर्सनल ग्रज को निकालने के लिए, जो भी रीज़न रहा हो, और उसकी वजह से अनिल जो है उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आर पॉलिटिकल लीडर्स। अब ऐसा हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी कर सकते हैं, हमने उन्हें चूज़ किया लेकिन वो अपनी पावर को मिसयूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स बनाए गए हैं ताकि पॉलिटिकल लीडर्स को उनकी अथॉरिटी, उनकी जो पावर्स हैं, उनको मिसयूज़ करने से रोका जा सके। In the case of Indian Constitution, about which you will read more later in this chapter, many of these laws are contained in the section of fundamental rights. Do you recall the chapter on the Dalit writer Om Prakash Valmiki's experience in the school? From your class 7th book, class 7 की बुक में ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक एक्सपीरियंस दिया हुआ था कि किस तरीके से स्कूल में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, और जो टीचर्स हैं उन्होंने ओम प्रकाश से पूरे स्कूल को और प्लेग्राउंड को स्वीप कराया जस्ट बिकॉज वो अदर कास्ट को बिलोंग करते थे। इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस बिकॉज ही वॉज दलित, क्योंकि वो दलित थे, जो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, हम वो भी बात करेंगे इस चैप्टर में। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन एंड से। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट देता है सभी को इक्वालिटी का, और कहता है नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये हमने देखा भी था 7th क्लास की बुक में, आर्टिकल 15 के कुछ एक्सर्प्ट दिए थे वहाँ पर कि इनके बेसिस पर किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। द राइट ऑफ इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वालिटी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है। अभी एक और सिचुएशन आपको दी है, द गेम्स पीरियड इज अबाउट टू बिगिन। गेम्स पीरियड शुरू होने वाला है। तो गर्ल्स कहती है लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज, कि आज हम बास्केटबॉल खेलेंगे। बॉयज सेज नो वी विल प्ले क्रिकेट, कि नहीं हम तो क्रिकेट खेलेंगे। द टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड्स। कई बार आपकी क्लास में भी ऐसा होता है, दो अगर सिचुएशन अलग हो तो टीचर कहती है हैंड रेज करो, जिसके ज़्यादा होंगे फिर वही होगा, तो वही बाय शोइंग हैंड्स टीचर सेटल करती है इस डिस्प्यूट को। सो जो बॉयज़ हैं वो जीत जाते हैं। नाउ गर्ल्स आर सेइंग ऑब्वियसली
देर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास में ज़्यादा बॉयज़ हैं तो हमेशा जो वो चाहते हैं वही होगा. वी ऑलवेज हैव टू डू वॉट बॉयज़ वॉन्ट बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी. जो बॉयज़ चाहते हैं हमें हमेशा वही करना पड़ता है क्योंकि वो मेजॉरिटी में हैं. मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आर विशेज आर ऑल्सो हर्ड. मैम को कोई और तरीका सोचना चाहिए डिसीजन लेने का जिससे कि हमारी जो विश है वो भी सुनी जाए. अनदर important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or group. तो एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ध्यान रखता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, जो मेजॉरिटी में है, वो अपनी पावर को मिसयूज ना करे जो लेस पावरफुल लोग हैं या फिर जो माइनॉरिटी में है उनके अगेंस्ट. द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम. ये हम रीड कर चुके हैं. Such unhealthy situations can occur in democratic societies too. और ऐसी unhealthy situation एक democratic societies में भी आ सकती है where a majority can continuously enforce decision that exclude minorities and go against their interests. जहाँ पर जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं वो इस टाइप के डिसीजन लेंगे जो कि माइनॉरिटीज़ के फेवर में ना हो, उनके अगेंस्ट जाए. एज द अबव स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट्स, जैसे कि ऊपर की कहानी में बताया गया है, एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू दिस टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी. हर सोसाइटी में इस टाइप की टिरेनी जो अत्याचार है वो हो सकता है मेजॉरिटी के द्वारा माइनॉरिटीज़ पर. द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन रूल्स दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटीज़ आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू मेजॉरिटी. तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी देखता है कि मेजॉरिटी को जो चीज़ें मिल रही है ऐसा ना हो कि माइनॉरिटीज़ को वो कभी अवेलेबल ही ना हो. और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि जो लोकल इलेक्शंस होते हैं ग्राम सभा के या ग्राम पंचायत के, वहाँ पर जो सीट्स हैं कई बार वो रिजर्व कर दी जाती है कि इन सीट पर SC ST OBC या फिर वुमेन ही कॉन्टेस्ट कर सकती है. क्योंकि अगर उसको नॉर्मल छोड़ दिया जाए तो जो मेजॉरिटी में लोग हैं हमेशा वही पावर में आते रहेंगे और जो माइनॉरिटीज़ हैं क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ पीपल कम है तो वो जीतेंगे ही नहीं कभी. ओके, तो ये भी इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि जो बेनिफिट्स हैं, जो पावर है वो मेजॉरिटी के पास ही ना रहे हमेशा. अनदर रीज़न वाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिसाइजली टू प्रिवेंट दिस टेरेनी और डोमिनेशन बाय मेजॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी. तो एक रीज़न कॉन्स्टिट्यूशन के होने का ये भी है क्योंकि ये जो टेरेनी है, अत्याचार है, जो एक डोमिनेटिंग नेचर है मेजॉरिटी का, उसको भी प्रिवेंट कर सके, ख़त्म कर सके. दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर. इसका मतलब है एक कम्युनिटी डोमिनेट कर रही है दूसरी को. वो इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन भी हो सकता है, मेंबर ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग द अदर विद इन द सेम कम्युनिटी, एंड इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन, किसी भी टाइप का डोमिनेशन हो. द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स. तीसरा कारण कि क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए वो है अपने आप को खुद से बचाने के लिए. जिसमें साउंड स्ट्रेंज है, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट वॉट इज मीन बाय दिस इज दैट. लेकिन इससे क्या क्या मतलब है? We might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest. कई बार कुछ इश्यूज़ के बारे में हमारे जो विचार है वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर हम उन पर एक्ट करें तो वो हमारे इंटरेस्ट में नहीं होगा, हमारे हित में नहीं होगा. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट दिस. और कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है हमें वैसा करने से, हमें गार्ड करता है. लुक एट द स्टोरी बोर्ड बिलो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. नीचे एक और कहानी दी है, इससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे. शबनम इज़ इन अ फिक्स. शबनम सोच में है, दुविधा में है. शी हैज़ अ डिसीजन टू मेक. उसे एक डिसीजन लेना है. आई हैव 2 चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारोज टेस्ट. कल टेस्ट है, 2 चैप्टर्स बचे हैं रिवीजन के लिए. बट इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम. लेकिन अभी उसका फेवरेट टीवी प्रोग्राम भी आने वाला है. आई एम डाइंग टू वॉच इट, बट इफ़ आई डू दिस, आई डू दैट, आई वुडेंट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविजन. लेकिन अगर मैं टीवी देखती हूँ तो फिर रिविजन का टाइम नहीं बचेगा. अब उनकी मदर कहती है, शबनम वाई आर यू लुकिंग सो वरीड. तुम इतनी चिंता में क्यों लग रही हो, इतनी परेशान क्यों लग रही हो. आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव अ टेस्ट टुमारो. मुझे ये टीवी प्रोग्राम देखना है बट कल मेरा टेस्ट भी है. इफ़ यू ऑल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच. अगर आप सब टीवी देखेंगे तो मेरा भी मन करेगा देखने का. आई हैव एन आइडिया. मेरे पास एक आइडिया है. वॉट इफ़ नो वन वॉचेस टीवी टू नाइट. अगर कैसा हो, अगर आज कोई भी टीवी ना देखे, देन आई मे नॉट बी टेम्प्टेड. तब मेरा भी मन नहीं ललचाएगा टीवी देखने का. देन नेक्स्ट डे जब वो एग्ज़ाम दे रही है, अपना टेस्ट दे रही है, तो कहती है इट्स अ गुड थिंग दैट आई डिड नॉट वॉच टीवी. बहुत अच्छा हुआ मैंने टीवी नहीं देखा. देर आर सो मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स. लास्ट 2 चैप्टर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस टेस्ट में आए हैं. सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस दैट माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल्स दैट द कंट्री बिलीव्स इन. तो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है हमारे कुछ ऐसे
हमें कुछ ऐसे डिसीजन लेने से जिनके जो इफ़ेक्ट है वो एडवर्स होंगे और हमारी कंट्री जिन प्रिंसिपल्स में बिलीव करती है उनके अगेंस्ट जाएंगे अगर हम वैसा करते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इट इज़ पॉसिबल दैट मेनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right। तो कई बार जो लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं उनको ऐसा लग सकता है कि ये जो पार्टी पॉलिटिक्स हैं ये बहुत एक्रीमोनियस हो गई है, जो लीडर्स हैं वो बहुत करप्ट हो गए हैं, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, तो हमें तो एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर चाहिए अभी जो कि इन सब चीज़ों को ठीक कर सके। डिक्टेटरशिप में होता तो अच्छा होता। स्वेप्ट बाय दिस इमोशन दे मे नॉट रियलाइज, क्योंकि इतना स्ट्रांगली वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं, गुस्सा होगा जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके ऊपर, तो वो उस टाइम पर ये रियलाइज़ नहीं करते दैट इन द लॉन्ग रन कि लंबे टाइम में क्या होगा, डिक्टोरियल रूल गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट, की जो रूल है डिक्टेटरशिप जो है वो उनके सभी इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएगा। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो एक अच्छा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ नहीं करता कि ये जो विम्स हैं, विम्स मतलब एक जो आइडिया होता है, एक डिज़ायर जो होती है, इच्छा की कुछ चेंज करने की हमारे अंदर, तो वो अलाउ नहीं करता इनको कि इजीली आप उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकें। इनफैक्ट जो लोग पावर में हैं वो भी जो बेसिक सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की उसको नहीं बदल सकते हैं। ये आप पढ़ेंगे भी बाद में कि अगर किसी पर्टिकुलर आर्टिकल में कुछ अमेंडमेंट करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए भी 3/4 मेजॉरिटी चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। और कई चीज़ें तो ऐसी जिनको कि आप चेंज ही नहीं कर सकते। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। इट डज नॉट अलाउ फॉर दीज ईजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजंस दैट गारंटी राइट टू सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। जैसे कि जो सिटीजन्स के राइट है और उनकी जो फ्रीडम है उसको आप इजीली ओवरथ्रो नहीं कर सकते हैं, चाहे ये थॉट जो रूलिंग पार्टी है उसके सबसे बड़े लीडर के माइंड में भी आए। ओके, फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। ओके, तो ये हमने देखा कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट तो ये था कि इसमें जिन बेसिक प्रिंसिपल्स पर ये बेस्ड है उसमें चेंज करना बहुत मुश्किल है। ये जो लोगों को फंडामेंटल राइट्स देता है या फिर उन्हें फ्रीडम देता है उसमें इजीली चेंज आप नहीं कर सकते। सेकंड, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है मेजॉरिटी के रूल से, एंड जो लीडर्स हैं वो अपनी पावर को मिसयूज़ ना कर सके, इससे हमें सेफ गार्ड करता है। ओके, नेक्स्ट। Now let us try and understand the ways in which the above points get translated into certain ideals and rules। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो पॉइंट्स हमने देखे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, किस तरीके से रूल्स में और अपने आइडियल्स में कॉन्स्टिट्यूशन उन चीज़ों को रखता है, बाय स्टडिंग सम की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम अब कुछ की फीचर्स डिस्कस करेंगे एंड दिस वी विल डू इन पार्ट 2। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।